हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम आशीष राजबंधु है और मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय विधि आज की क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। इंटरनेशनल लॉ बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं और आज की क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। इसका इतिहास क्या है, इसकी परिभाषा और सारी संकल्पनाएं क्या हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और इस पर भी डिस्कस करेंगे कि वेदर इंटरनेशनल लॉ इज ए ट्रू लॉ और नॉट। वास्तव में क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है भी या नहीं, क्या इसमें विधियों के कोई गुणधर्म हैं भी या नहीं, इस पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, बहुत पहले अंतर्राष्ट्रीय विधि को राष्ट्रों की विधि यानी लॉ ऑफ द नेशंस कहा जाता था। ठीक है, लॉ ऑफ द नेशंस कहा जाता था। और पहले के टाइम में, और ह्यूगो ग्रोसियस जो थे आपके, ह्यूगो ग्रोसियस जो थे आपके, ह्यूगो ग्रोसियस साहब को एक तरीके से फादर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ के नाम से भी हम जानते थे। सबसे पहले ह्यूगो ग्रोसियस ने एक बुक लिखी, ठीक है ना, वो है ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। ठीक है, डीज योर बेली एक पैसिस करके एक बुक है। उसका अगर लैटिन में है, दूसरे भाषा में है, और इसको अगर इंग्लिश में बोले तो उसका नाम है ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। तो ह्यूगो ग्रोसियस ने सबसे पहले एक बुक लिखी और उस बुक का पब्लिकेशन हुआ 1625 में। ठीक है, ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। बुक का क्या नाम था? ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। सबसे पहले ह्यूगो ग्रोसियस साहब ने ये किताब लिखी और इस किताब में 1625 में उन्होंने लॉ ऑफ द नेशंस को डिस्कस किया और सबसे पहले एक नया टर्म कॉइन किया जिसका नाम था आपका इंटरनेशनल लॉ। क्या नाम था? सबसे पहले इन्होंने क्या नाम दिया, जिसमें बोला इन्होंने इंटरनेशनल लॉ। तो सबसे पहले ह्यूगो ग्रोसियस ने पहले इसको, अगर अंतरराष्ट्रीय विधि को जो इंटरनेशनल लॉ था, आपको और राष्ट्रों की विधि या लॉ ऑफ नेशंस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लॉ ऑफ नेशंस कहा जाता था, जिसे हम कह सकते हैं राष्ट्रों की विधि। क्या कह सकते हैं? राष्ट्रों की विधि। सबसे पहले हम ये कहते थे उसको। ठीक है, बाद में ह्यूगो ग्रोसियस साहब ने, जिसे हम एक तरीके से फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ हम बोलते हैं। किसे बोलते हैं? ह्यूगो ग्रोसियस को। क्यों? इन्होंने 1625 में एक बुक पब्लिश हुई। इनकी बुक ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस कब पब्लिश हुई? 1625। बहुत बार एग्जाम में यही पूछ लेता है, ह्यूगो ग्रोसियस की जो बुक थी डिज योर बेली एक पैसेज, या जिसे हम ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस हैं, ये कब पब्लिश? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये पब्लिश हुई 1625 में, बिकॉज इन दिस बुक Hugo Grossius discovered the law of the nations in this book and first time, ठीक है, फर्स्ट टाइम एक लॉ ऑफ नेशंस इस पे डिस्कस किया इन्होंने, इसलिए इनको हम ह्यूगो ग्रोसियस कहते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के बारे में, लॉ ऑफ द नेशंस पे डिस्कशन किया इनकी बुक में, इस पे डिस्कशन हुआ, लेकिन सबसे पहले, ठीक है ना, इंटरनेशनल लॉ वाज फर्स्टली क्वाइंड बाय द बेंथम। ये ह्यूगो ग्रोसियस साहब ने नहीं, एक तरीके से बेंथम ने जो है इस वर्ड को क्वाइन किया। तो इंटरनेशनल लॉ के शुरुआत में, इनिशियल में अगर किसी ने काम किया, ह्यूगो ग्रोसियस थे, लेकिन उसको डेवलपमेंट करने का काम बेंथम साहब ने किया। और बेंथम साहब फादर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ ह्यूगो ग्रोसियस। लेकिन अगर पूछे कि वर्ड किसने क्वाइन किया इंटरनेशनल लॉ, तो वो वर्ड क्वाइन किया आपके बेंथम ने 1789 में। और कई बार जुडिशरी में, खासतौर से यूपी की जुडिशरी में, उस बुक का नाम पूछ लेते हैं। इन्होंने लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। बेंथम साहब ने कौन सी बुक लिखी? बेंथम साहब ने सबसे पहले लॉ ऑफ द नेशंस की बात हो गई, उस पर बुक भी लिख दी, और वो पहला काम था इंटरनेशनल लॉ के ऊपर 1625 में। उसके बाद काफी अरसे बाद बेंथम साहब ने एक बुक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। क्या नाम था? प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन।
तो सबसे पहले बेंथम ने बुक लिखी 1789 में। कब लिखी? 1789 में। और जो हम पढ़ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय विधि या इंटरनेशनल लॉ, इस वर्ड को कॉइन किया बेंथम साहब ने सबसे पहले इसी बुक में, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था? लॉ ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। कई बार इस बुक का नाम भी पूछ देता है, बेंथम साहब ने कौन सी बुक लिखी, बुक का नाम दे देगा और उनसे ये पूछेगा कि ये किसने लिखी। बाद में अंतरराष्ट्रीय विधि शब्द पर बहुत से लोगों ने काम करा। ओपेनहाइमर ने काम किया और बड़े लोग थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय विधि पे काम किया। वन बाय वन हम सबसे के ऊपर आएंगे और इसकी परिसंकल्पना पर चर्चा करने वाले हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन में ह्यूगो ग्रोसियस बेंथम साहब ने 1789 में इंटरनेशनल वर्ड जो है कॉइन किया। बेसिकली अंतरराष्ट्रीय विधि उन नियमों का समूह है जो विभिन्न राज्यों के संबंधों को निर्धारित करते हैं, संबंधों को एक तरीके से गवर्न करते हैं। अंतरराष्ट्रीय विधि वो विधि है। तो प्यारे बच्चों, कई लोगों ने अब प्रश्न आया कि सर क्या अंतरराष्ट्रीय विधि कोई वास्तव में विधि भी है क्या? अगर ये बात क्यों कहनी पड़ रही है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय विधि में क्या विधि के कोई कैरेक्टर, कोई गुणधर्म वास्तव में है भी या नहीं है? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विधि में विधि के कैरेक्टर या गुणधर्म वास्तव में है भी या नहीं है। तो ऑस्टिन तो इसको अंतरराष्ट्रीय विधि मानते ही नहीं, बोले ये अंतरराष्ट्रीय विधि है, ये कोई विधि ही नहीं है। ऑस्टिन इसके सख्त फेवर में है। उन्होंने कहा कि ये देखो ये पॉजिटिव मोरलिटी, इसको मानते हैं कि देखो पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरलिटी है। सबसे पहले ऑस्टिन की बात करते हैं कि ऑस्टिन इसके बारे में क्या रुख अपना रखते हैं। किसके बारे में? इंटरनेशनल लॉ के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ऑस्टिन साहब जो है वो एक बात कहते हैं। ऑस्टिन साहब कहते हैं अंतरराष्ट्रीय धनात्मक नैतिकता है। धनात्मक नैतिकता माने इंटरनेशनल लॉ इज द पॉजिटिव मोरालिटी है। ये कौन कहता है? ये ऑस्टिन कहते हैं। वो कहते हैं देखो इसमें लॉ जैसे कोई कैरेक्टर ही नहीं है। उसका कारण क्या है? कारण बता सकते हो क्या है? कारण है एनालिटिकल स्कूल के हैं ऑस्टिन, और ऑस्टिन का मानना है विधि है कुछ नहीं, संप्रभु का समादेश है। लॉ इज नथिंग, इट इज कमांड बाय सॉवरेन। और बोले कि यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ में कौन सॉवरेन बनेगा? हर स्टेट अपने आप में सॉवरेन है। कौन कमांड देगा? चलो ठीक है, सॉवरेन ने कोई कमांड दे भी दे, कोई आदेश दे भी दिया संप्रभु ने, तो बोला उसका पालन कैसे होगा? ऑस्टिन की थ्योरी क्या कहती है? लॉ इज कमांड बाय सॉवरेन। देयर इज थ्री एसेंशियल पार्ट ऑफ द ऑस्टिन थ्योरी: कमांड, सैंक्शन एंड ड्यूटी। ये तीन बातें बताई गई। ऑस्टिन कहते हैं यहाँ सॉवरेन कौन है, कमांड कौन देगा? चलो ठीक है, कमांड किसी ने दे भी दी, कोई अथॉरिटी बना दी, कमांड दे तो उनका एग्जीक्यूशन कैसे ना होने पर सैंक्शन कौन लगाएगा, कौन निर्धारित करेगा? बोले इसमें अंतरराष्ट्रीय विधि में विधि के कोई गुणधर्म ही नहीं। क्या बोले वो? अंतरराष्ट्रीय विधि में विधि के कोई गुणधर्म ही नहीं है। बिकॉज नॉन ओबीडियंस ऑफ द कमांड ऑफ द सॉवरेन, संप्रभु के आदेश के नाम पालन करने पर कोई अंतरराष्ट्रीय विधि का प्रावधान नहीं करता है। आज तुम्हें एक चीज दिखाई पड़ रही होगी, यूक्रेन रशिया वार चल रहा है, आपस में वार चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। जब जिस समय यूएस को जिसके ऊपर अटैक करना हुआ किया, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। अगर होता तो कमांड होता, कमांड के बाद सैंक्शन ना मानते तो सैंक्शन लगता। तो आज ऑस्टिन की बात काफी हद तक दिखाई पड़ती है, लेकिन ऐसा पूरी तरीके से सच नहीं है। तो सबसे पहले हम व्यू देख रहे हैं ऑस्टिन का। ऑस्टिन क्या मानते हैं एक तरीके से? तो ऑस्टिन कहते हैं इंटरनेशनल लॉ इज अ पॉजिटिव मोरालिटी। ऑस्टिन क्या कहते हैं? ऑस्टिन कहते हैं इंटरनेशनल लॉ इज द पॉजिटिव मोरालिटी। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ इज द पॉजिटिव मोरालिटी। ये पॉजिटिव मोरालिटी क्यों कहते हैं? ये कहते हैं अंतरराष्ट्रीय विधि सिर्फ धनात्मक नैतिकता है। सिर्फ सिर्फ प्यारे बच्चों क्या है? धनात्मक नैतिकता। ठीक है, इंटरनेशनल पॉजिटिव मोरालिटी की बात ऑस्टिन साहब कहते हैं, कारण इनको अंतरराष्ट्रीय विधि में विधि का कोई लक्षण नजर ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय विधि में विधि का कोई गुणधर्म नजर ही नहीं आता। ठीक है, इसलिए ये मत हो गए आपका इंटरनेशनल लॉ के। इसीलिए बोलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ कुछ है नहीं, कि बेसिकली क्लब मान लो इसको, या क्लब और सोसाइटी मान लो। ऑस्टिन का ये भी मानना था, इतना कठोर हो गया ऑस्टिन को लेकर। इन्होंने क्या बोला? दिस इज बेसिकली क्लब और सोसाइटी, क्या? इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, ऑस्टिन इसको कुछ समझते ही नहीं रहे। उन्होंने बोला कि देखो इंटरनेशनल लॉ में हमने एक फ्रेज यूज कर दिया, लॉ। बोला इंटरनेशनल लॉ इज ट्रू लॉ। ठीक है, बोला कि दिस इज मियरली द पॉजिटिव मोरालिटी, वी कैन से इट इज मियरली क्लब और
क्या बोला उन्होंने, यानी एक तरीके से इसके रूल्स उसी तरीके जैसे क्लब और सोसाइटीज के रूल होते हैं, मानो तो मानो नहीं तो मत मानो। ठीक है, तो ऐसा कठोर रुख जो है एक तरीके से ऑस्टिन का अंतरराष्ट्रीय विधि को लेकर था। अंतरराष्ट्रीय विधि को धनात्मक नैतिक पॉजिटिव मोरलिटी मानने वाले जो हैं वो साहब है आपके ऑस्टिन साहब। वो कौन साहब है, वो साहब है आपके ऑस्टिन साहब। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये बात है प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका नंबर आता है हॉलैंड को लेकर, स्टॉर्क को लेकर। स्टॉर्क भी इसको जो है वीक लॉ मानते हैं, कमजोर विधि के रूप में इसको जो एक तरीके से कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, ये तो पहले हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय विधियों को एक तरीके से कमजोर विधि माना है। उसमें एक अगला नाम है हॉलैंड का। हॉलैंड भी अंतरराष्ट्रीय विधि को एक तरीके से बहुत अधिक वेटेज नहीं देते। हॉलैंड का भी अंतरराष्ट्रीय विधि के रूप के लिए कोई बहुत अच्छा मत या रुख नहीं है। हॉलैंड का भी ये मानना था प्यारे बच्चों, हॉलैंड इंटरनेशनल लॉ को तो वैनिसिंग पॉइंट ऑफ द लॉ कहते थे, वैनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहते थे एक तरीके से। इंटरनेशनल लॉ को हॉलैंड वैनिसिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस प्रूडेंस, हॉलैंड तो इंटरनेशनल लॉ को प्यारे बच्चों वैनिसिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस मानते थे। ठीक है, इन्होंने बोला कि देखो प्यारे बच्चों इतनी अच्छी बात, ऑस्टिन की बात काफी, इन्होंने हॉलैंड इज नियरली लॉ ऑफ द कर्टसी, कर्टसी का जो है एक तरीके से लॉ है और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, वैनिसिंग पॉइंट एक बेसिकली उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर दो पैरेलल लाइंस मिलती हैं। ठीक है, मिलती हैं, लेकिन ये बात हकीकत है कि दो पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलती, वास्तव में दो पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलती। तो इनका ये मानना था कि वैनिसिंग पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय विधि कोई लॉ ही नहीं है। ठीक है ना, और इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, बस इतनी बात उन्होंने, लॉ ऑफ दी कर्टसी। इन्होंने क्या बोला, और हॉलैंड साहब ने इंटरनेशनल लॉ को इन्होंने एक तरीके से लॉ ओनली फॉर कर्टसी बोला। क्या बोला, लॉ ओनली फॉर कर्टसी बोला। किसने बोला लॉ ओनली फॉर कर्टसी, हमारे हॉलैंड साहब ने। और वैनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस किसे बोला, ठीक है, वो भी हमारे हॉलैंड साहब ने इसको वैनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बोला। तो ना तो ऑस्टिन इसको कोई दमदार लॉ मानते थे, ठीक है, ना ही आपका हॉलैंड इसको कोई दमदार पॉइंट मानते थे, इसको बहुत ज्यादा लोड और इंपॉर्टेंस वो मानते नहीं थे। इसी तरह का प्यारे बच्चों हम रुख रख सकते महान जस्टिस, हमारे जस्टिस कृष्णा VR कृष्णा अय्यर साहब का। ठीक है ना, तो एक प्यारे बच्चों ये बात जो कनेक्ट करके हम कह रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से मिलती जुलती बात जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, किसने, जस्टिस VR कृष्णा अय्यर साहब। कौन, क्या नाम बोला मैंने, VR कृष्णा अय्यर, एक भाई है VR कृष्णा अय्यर साहब। इन्होंने भी इंटरनेशनल लॉ को लेकर अपने रुख स्पष्ट किए और इनका रुख काफी हद तक हॉलैंड से मिलता जुलता था। ठीक है ना, उन्होंने कहा कि इट इज सैड ट्रूइज्म, इन्होंने क्या कहा, इट इज सैड ट्रूइज्म दैट इंटरनेशनल लॉ इज स्टिल द वैनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, यानी जो हॉलैंड ने बात कही थी हमारे पास भी एक जूरिस्ट भी कह सकते हैं, जस्ट तो थे, जस्टिस VR कृष्णा अय्यर एक बड़ा नाम है। तो जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने क्या बोला, still international law is still the vanishing point of jurisprudence। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपका मत है, तो हम कह सकते हैं टुडे दिस व्यू इज नॉट करेक्ट। लेकिन अगर कोई आपको जोर दे के बोलेगा कि व्हाट अबाउट द करंट सिचुएशन, कहीं ना कहीं काफी हद तक ये बात सच, प्रैक्टिकल में हमें बोलना है कि नो नो इट इज नॉट करेक्ट, कृष्णा अय्यर साहब की बात ठीक नहीं है, हॉलैंड की भी बात ठीक नहीं, बड़े परिदृश्य की तरफ देखें हम और आप डिस्कशन की बात करें तो कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि के जब जब किसी राज्य ने अतिक्रमण किया, हालांकि इन चार्टर उन राज्यों को, राज्यों माने स्टेट, स्टेट मीन्स कंट्रीज को सेल्फ डिफेंस आक्रमण शक्ति देता है। तो UN चार्टर उन्हें शक्ति प्रदान करता है, इस आधार पर वो किसी दूसरे राज्य में अतिक्रमण कर दे रहे हैं, है ना। तो सिर्फ उसको भी एक हमने ऑथराइजेशन तो दे ही रखा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि द स्टेटमेंट गिवन बाय द जस्टिस VR कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, वो जो है प्यारे बच्चों, उसको क्या आप उनके कथन को सही मानते हैं, तो आपका कहना होगा कि टुडे
दैट व्यू इज नॉट करेक्ट। इन्होंने ऐसा भी क्यों रखा? क्या हमारे कृष्णा स्वामी अय्यर का नजरिया थोड़ा छोटा था? इनका कारण था मास एक्सपल्सन ऑफ द ह्यूमन राइट वायलेशन इन 1973। उसको ये अपना आधार मानते थे। स्टार्क भी, ठीक है ना, स्टार्क भी इंटरनेशनल लॉ को एक तरीके से वीक लॉ हमारे मानते थे, ठीक है। तो ये मत तो हो गया हमारा ये मानने वालों का कि इंटरनेशनल लॉ एक कमजोर विधि है, या ये कह दे कि इंटरनेशनल लॉ तो विधि ही नहीं है, उनका ये मत हम कह सकते हैं कि ये मत है। लेकिन कुछ लोग ये मानना है कि ना 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 ना, इंटरनेशनल लॉ एक पूर्ण विधि है और इंटरनेशनल लॉ का बहुत मुख्य स्थान है। यानी अब हम बात करते हैं उन विधि शास्त्रियों की या उन ज्यूरिस्टों की जिनका ये मानना था कि अंतरराष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है। अब हम उनकी बात करते हैं जिनका ये मानना था कि अंतरराष्ट्रीय विधि वास्तव में कोई विधि है या नहीं, अंतरराष्ट्रीय विधि वास्तव में कोई विधि है या नहीं है। तो एक नाम है इसी में ओपेनहाइम का। किसका? ओपेनहाइम का। ओपेनहाइम उन विचारकों में से एक थे जिनका यह मानना था कि इंटरनेशनल लॉ इज लॉ। ओपेनहाइम उन विचारकों में से एक थे जिनका रुख इस तरफ था कि वास्तव में क्या अंतरराष्ट्रीय विधि को हम कोई विधि मान भी सकते हैं या नहीं, ठीक है। उन विचारकों में से एक नाम किसका था? आपका ओपेनहाइम साहब का। देखो इधर, इनका ओपेनहाइम साहब का ये मानना था प्यारे बच्चों, अगर हम एक तरीके से कहें तो ओपेनहाइम ने एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ के 8वें संस्करण में इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है। इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को प्यारे बच्चों राष्ट्रों की विधि या अंतरराष्ट्रीय विधि को हम एक तरीके से बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स के रूप में इसको बोला, जो स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग फोर्स रखती है। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि लॉ ऑफ द नेशंस जो पुराना नाम था, इसके बाद बेंथम का दिया हुआ नाम जिसे हम इंटरनेशनल लॉ कहते थे, तो ओपेनहाइम ने स्टेट पर जोर दिया लॉ ऑफ द नेशंस और इंटरनेशनल लॉ इज द नेम फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स। ऐसा जो कस्टमरी एंड बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स, क्या बोला इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को? बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स। बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स, क्या बोला? बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स, ठीक है। तो इसको ये मानना किसका था? ओपेनहाइम का, ठीक है। यानी बेसिकली ओपेनहाइम साहब राष्ट्रों की विधि या अंतरराष्ट्रीय विधि को रूढ़जन्य और संधिबद्ध नियमों का समूह मानते थे। रूढ़िबद्ध और संधिबद्ध नियमों का समूह मानते थे, और ये भी वो कहते थे कि इनका बाइंडिंग फोर्स है किसके ऊपर? राज्यों के ऊपर। इनका क्या है? बाइंडिंग फोर्स है राज्यों के ऊपर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ओपेनहाइम एक बड़े विचारक थे जिनका यह मानना था कि अंतरराष्ट्रीय विधि का प्रमुख स्थान है और अंतरराष्ट्रीय विधि अंतरराष्ट्रीय रूढ़िबद्ध और संधिबद्ध नियमों का समूह है जो राज्यों के ऊपर बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। तो इनका मत ऑस्टिन हॉलैंड से थोड़ा सा इतर था। इनका ये मानना था अंतरराष्ट्रीय जो है विधि रूढ़िबद्ध और संधिबद्ध नियमों का समूह है जो राज्यों के ऊपर एक तरीके से बाध्यकारी है। तो क्या है? जो राज्यों के ऊपर एक तरीके से बाध्यकारी है, ठीक है ना। और इसके अलावा प्यारे बच्चों, जैसे आपके एक हॉल भी हुए, हॉल भी एक विधि शास्त्री हुए जो इनके इस बारे में अंतरराष्ट्रीय विधि के बारे में अपना मत रखते थे। हॉल साहब ये कहते थे, हॉल ये कहते थे मॉडर्न सिविलाइज्ड स्टेट्स पर जोर देते थे। जब देखो ये क्या कहते थे? ये कहते थे इंटरनेशनल लॉ कंसिस्ट ऑफ सर्टेन रूल्स ऑफ कंडक्ट विच मॉडर्न सिविलाइज्ड स्टेट रिकॉग्नाइज्ड। तो मॉडर्न सिविलाइज्ड आधुनिक सभ्य राज्यों के द्वारा माने जाने वाले नियमों को जो एक दूसरे को गवर्न करते हैं, उनका समुच्चय जो है एक तरीके से हॉल ने
दिया। इसके अलावा बहुत सारे केसेस भी आए, केसेस अंतरराष्ट्रीय केसेस भी आए, बहुत सारे वाद भी आए जिसमें अंतरराष्ट्रीय विधि को प्रामाणिकता प्रदान करी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस है 1876 का आर वर्सेस केन केस। कौन सा केस? आर वर्सेस केन केस। ठीक है, आर वर्सेस केन जो 1876 का केस है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको कोट कर रहा हूं। आर वर्सेस को जो है केन्स केस में जो 1876 का था, इसमें बहुत फेमस चीफ जस्टिस कॉलरिज साहब थे। कौन थे? कॉलरिज। कोई बताएगा प्यारा बच्चा जो कि कॉलरिज साहब और कहां पर जज थे, कौन सा इन्होंने जजमेंट डिलीवर किया? याद करो, आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन, सेक्शन 81 ऑफ द आईपीसी नेसेसिटी, उसमें आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन ने जस्टिस लॉर्ड कॉलरिज ने जजमेंट डिलीवर किया था। वही जज साहब हैं ये। लॉर्ड कॉलरिज साहब ने आर वर्सेस केन्स केस में बोला गया कि अंतरराष्ट्रीय विधि, लॉ ऑफ जो नेशंस है, वो कलेक्शन ऑफ यूजेस, प्रथाओं का एक तरीके से यूजेस का कलेक्शन ऑफ यूजेस है, जिसे मानने के लिए सभ्य समाज यानी कि सिविलाइज्ड स्टेट्स मानने के लिए रेडी हुए। तो इनका जो था कलेक्शन ऑफ यूजेस मानते थे। क्या मानते थे ये? कलेक्शन ऑफ यूजेस, जिसको मानते थे कौन? सिविलाइज्ड स्टेट। कौन मानता था? सिविलाइज्ड स्टेट, जिसको एक तरीके से मानते थे। ठीक है, तो आर वर्सेस केन्स केस में जस्टिस कॉलरिज साहब ने अंतरराष्ट्रीय विधि के बारे में बोला कि लॉ ऑफ द नेशंस इज द कलेक्शन ऑफ यूजेस ऑफ द सिविलाइज्ड स्टेट। ठीक है, जिसको मानने के लिए सिविलाइज्ड स्टेट एक तरीके से रेडी है। ठीक है, इसी तरीके से सेम केस जो आर वर्सेस की, सारे केसेस मैं वही बता रहा हूं जो आपके नेट के एग्जाम में, पोस्ट ग्रेजुएट पीजी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में, जैसे कि एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी हम बोल सकते हैं, या हम कहें जुडिशरी के एग्जाम में, वो भी खासकर यूपी में जो केसेस जाते हैं, पूछे गए, उनका डिस्कशन हम कर रहे हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कारपोरेशन। वेस्ट रैंड सेंट्रल माइनिंग कारपोरेशन। वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कारपोरेशन वर्सेस आर, ये करके जो केस था, कारपोरेशन वर्सेस आर, इस केस में भी अंतरराष्ट्रीय विधि के बारे में जो है बात करी गई। इसमें जस्टिस लॉर्ड एवर्टोन ने बोला कि देखो, अंतरराष्ट्रीय विधि जो है, इंटरनेशनल लॉ इज बेसिकली एग्रीगेट ऑफ द रूल्स। क्या बोला? एग्रीगेट ऑफ द रूल्स टू विच nations have agreed to conform the conduct to one another। तो अगर बड़े आसान भाषा में कहें, वेस्ट सेंट्रल गोल्ड माइनिंग आर के बाद में जज साहब ने, जस्टिस लॉर्ड एवर्टोन ने इस बाद में क्या कहा कि बेसिकली एग्रीगेट ऑफ द रूल्स क्या है? एग्रीगेट ऑफ द क्या है? रूल्स है। कौन क्या है? एग्रीगेट ऑफ द रूल्स है। एग्रीगेट ऑफ द रूल्स है, सिविलाइज्ड नेशन, या हम कहें नेशन, आपस में मानने के लिए जो है रेडी हुए हैं। इसी तरह का एक केस आपने एसएस लोटस केस का भी नाम सुना होगा। कौन सा केस? एसएस लोटस केस। कौन सा केस? एसएस लोटस केस का भी नाम सुना होगा। और एसएस लोटस केस जो है 1927 का वाद है। कब का वाद है? 1927 का ये वाद है, एसएस लोटस वाद। और इस वाद में 1927 के वाद में इन्होंने बोला कि इंटरनेशनल लॉ गवर्न्स रिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट स्टेट्स। एक लाइन बस इससे निकालो, बोले अंतरराष्ट्रीय विधि विभिन्न राष्ट्रों के बीच में, स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच में संबंधों को गवर्न करती है। ठीक है ना? इन्होंने क्या कहा? इंटरनेशनल लॉ गवर्न्स द रिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ क्या बोला इन्होंने? इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय विधि जो है, इन्होंने क्या कहा? अंतरराष्ट्रीय विधि जो है वो स्वतंत्र राष्ट्रों के संबंध करती है, गवर्न करती है। ऐसा मानना एसएस लोटस केस में बेसिकली स्टेटमेंट दिया गया, जो अक्सर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है?
सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एसएस लोटस केस। इसी तरीके से जे स्टार्क साहब है। जे स्टार्क साहब थोड़ा बीच का रास्ता अपनाते हैं, इनका अक्सर पूछा जाता है हु साइड इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ। तो जे स्टार्क साहब एक बीच का रास्ता अपनाते हैं और उस बीच के रास्ते में से ये रास्ता निकल कर आता है। ठीक है, बीच का रास्ता एक निकालते हैं और उस बीच के रास्ते में से ये रास्ता निकल कर आता है, इसमें से जे स्टार का कि अंतरराष्ट्रीय विधि एक वीक कानून, वीक विधि है। ये ना तो ये खारिज कर रहे हैं पूरी तरीके से, ना तो ये पूरी तरह स्वीकारोक्ति कर, लेकिन विधि के रूप में कमजोर विधि कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, इनकी डेफिनेशन जो है वो बहुत विस्तृत और अच्छी डेफिनेशन आज के कॉन्टेक्स्ट में मानी गई है। जो जे स्टार्क है, कौन? जे स्टार्क, इसकी बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं जे स्टार्क की। तो जे स्टार्क है प्यारे बच्चों, ये कहते हैं इंटरनेशनल लॉ इज ए वीक लॉ। क्या कहते थे? इंटरनेशनल लॉ इज ए वीक लॉ बट ट्रू लॉ। क्या कहते थे? बड़ी अच्छी लाइन इनकी है। ये ना तो पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं, ना ही पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं, बस इसको विधि के रूप में कमजोर विधि की तरह इंगित कर रहे हैं। ठीक है ना, इंटरनेशनल लॉ क्या कहते थे ये? इंटरनेशनल लॉ इज ए वीक लॉ। क्या बोलते थे? इंटरनेशनल लॉ इज ए वीक लॉ बट, इंटरनेशनल लॉ इज ए वीक लॉ बट ट्रू लॉ। क्या कहते थे? ये लाइन यूज करी हुई है किसकी? जे स्टार्क की। किसके संबंध में? इंटरनेशनल लॉ के संबंध में। कि अंतरराष्ट्रीय विधि को जे स्टार्क साहब ये कहते थे प्यारे बच्चों कि विधि तो है लेकिन कमजोर विधि की तरह अंतरराष्ट्रीय विधि हमारी है। इसी तरीके से बहुत ही फेमस पैकेट हवाना केस जस्टिस, कौन सा केस? पैकेट हवाना केस जस्टिस ग्रे का, जिसमें जस्टिस ग्रे कहते थे, जिसमें जस्टिस ग्रे ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि अंतरराष्ट्रीय विधि हमारी विधि का अंग है। क्या बोलते थे? पैकेट हवाना केस है। ठीक है, पैकेट हवाना केस में कौन सा केस बताया मैंने? बहुत लीडिंग केस है पैकेट हवाना केस। इसका आपने नाम अपने सुन रखा होगा, पैकेट हवाना केस है। ठीक है, पैकेट हवाना केस। पैकेट हवाना केस में प्यारे बच्चों जस्टिस सुप्रीम, यूएसए का सुप्रीम कोर्ट का केस है। कहां का? यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है वहां का केस है। और जस्टिस में, जस्टिस पैकेट हवाना केस में जस्टिस ग्रे कौन थे? जस्टिस ग्रे। पैकेट हवानाबाद में जस्टिस ग्रे ने अंतरराष्ट्रीय विधि को, पैकेट हवानाबाद में जस्टिस ग्रे अंतरराष्ट्रीय को बोला कि अंतरराष्ट्रीय हमारी विधि भाग है। इंटरनेशनल लॉ इज पार्ट ऑफ अवर लॉ एंड must be ascertained and administered by the court of the जो justice, ये बात बोली। तो हम इसमें से एक लाइन बेसिकली इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं जो जस्टिस ग्रे ने इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में कही, वो ये थी कि इंटरनेशनल लॉ इज बेसिकली पार्ट ऑफ अवर लॉ, हमारे विधि का भाग मान लिया। किसको? इंटरनेशनल लॉ को। किसने? जस्टिस ग्रे ने। किस वाद में? पैकेट हवाना केस में। इसका नाम आपने बहुत सुन रखा होगा, इंटरराष्ट्रीय विधि का बहुत सुपर इंपॉर्टेंट और लीडिंग केस है पैकेट हवाना केस। यूएसए सुप्रीम कोर्ट का केस का निर्धारित ये वाद है। तो इंटरनेशनल लॉ इज पार्ट ऑफ अवर लॉ, इसमें क्या बोला गया? इंटरनेशनल लॉ इज पार्ट ऑफ अवर लॉ, इंटरनेशनल लॉ इज द पार्ट ऑफ अवर लॉ। क्या बोले? कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो हमारी विधि का एक भाग है। क्या है? इंटरनेशनल लॉ इज द पार्ट ऑफ अवर लॉ, ऐसा माना गया। चलो खैर ठीक है सर, ये बातें छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि यूनाइटेड नेशन चार्टर्स का क्या रोल है। मैंने कहा प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय विधि को गवर्न करने के लिए सबसे तगड़ा इंस्टीट्यूट अगर कोई है तो आपका यूनाइटेड नेशन चार्टर, यूएन चार्टर ही है। यूएन चार्टर में बहुत से ऐसे आर्टिकल हैं जो अंतरराष्ट्रीय विधि को मजबूत विधि के रूप में इंगित, बहुत से ऐसे आर्टिकल हैं जो अंतरराष्ट्रीय विधि कमजोर विधि के रूप में इंगित। ठीक है ना, दोनों बातें हमें दिखाई पड़ेंगी। जैसे आर्टिकल आपका 5, 6, 41, 42 ऑफ द
यूएन चार्टर, उसमें इंटरनेशनल लॉ को हमने एक ट्रू लॉ माना है, उसमें हमने इंटरनेशनल लॉ को एक ट्रू लॉ, सच्ची के रूप में माना है। जबकि उसी यूनाइटेड नेशन चार्टर के ढेरों आर्टिकल है। आज अपने पास समय कम है, यूएन चार्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। बहुत से यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल्स में अंतरराष्ट्रीय कमजोर विधि के रूप हो रही है, जैसे आर्टिकल 27, 94, ठीक है ना, और आर्टिकल 36, ये सारे के सारे ऑफ यूएन चार्टर को एक कमजोर विधि करते हैं, ठीक है ना। जैसे कमजोर विधि का आर्टिकल 27 जिसमें डबल वीटो पावर है, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 94 भी एक वीक रूप विधि के रूप में अंतरराष्ट्रीय विधि को इंगित कर रहा है, जिसपे हम ये बात मानते हैं कि इन्फोर्समेंट ऑफ द जजमेंट बाय द सिक्योरिटी काउंसिल, वहां भी हमें कमजोर विधि के लक्षण दिख रहे हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 36 आपका वॉलंटरी जुरिडिक्शन वाला बात है, वो भी एक तरीके से कमजोर विधि के रूप में हमें देखते हैं। तो हमने ये देखा कि बहुत सारी विचार अंतरराष्ट्रीय विधि को लेकर है। कुछ का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय विधि एक कमजोर विधि है, कुछ का मानना है अंतरराष्ट्रीय विधि है ही नहीं। क्या बोला मैंने? कुछ का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय विधि कमजोर विधि है, और कुछ का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय विधि विधि है ही नहीं। जैसे ऑस्टिन का, हॉलैंड का, इन सब का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय विधि कोई विधि का नहीं है। कोई कह रहा वेनिसिंग पॉइंट है, कोई कह रहा है क्लब और सोसाइटी की तरह है। तरफ स्टार तो बीच की बात करते, स्टार कहते लॉ तो है, दूसरी तरफ ओपन हाई, हाल, बेयरली, और आपका आपका आर वर्सेस केन्स के केस में, पकड़ हवाना केस में, वेस्ट एंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग केस में, इसमें अंतरराष्ट्रीय विधि को विधि के रूप में देखा। एसएस लोटस 1927 का बहुत लीडिंग राष्ट्रीय विधि कर रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। सर बेसिस क्या है इंटरनेशनल? मैंने कहा प्यारे बच्चों, बेसिस बहुत सारी थ्योरीज हैं जिन पर हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी आज मैं समझता हूँ उन थ्योरीज का नाम तो लिया ही जा सकता है, उनको मानने वालों का भी नाम लिया जा सकता है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो वी आर डिस्कसिंग थ्योरीज क्या है, सोर्सेस क्या है, एक तरीके से उस पर भी आएंगे। व्हाट आर द बेसिस फॉर द इंटरनेशनल? तो बोला कि देखो, मेनली 3 थ्योरीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल। नंबर 1 नेचुरलिस्टिक थ्योरी। मैंने क्या बोला? कुल मिला के 3 ऐसी थ्योरियां हैं जो अंतरराष्ट्रीय विधि के रूप में हम एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रमुख सोर्स के रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ी है। एक आपका प्रकृतिवादी सिद्धांत है, ठीक है, यानी अंतरराष्ट्रीय विधि का आधार क्या है। हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसिस फॉर इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? बेसिस फॉर इंटरनेशनल लॉ को। We are discussing about the basis of the for the international law. Basis for the international law हम ये कह रहे हैं कि mainly 3 theories हैं। एक नेचुरलिस्टिक थ्योरी, पहली थ्योरी मैंने कौन सी बताई? पहली थ्योरी बताई है आपकी मैंने कि नेचुरलिस्ट थ्योरी, जिसे हम एक तरीके से प्रकृतिवादी सिद्धांत, ठीक है, कौन सी बोली? नेचुरलिस्ट थ्योरी, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकृतिवादी सिद्धांत। एक तो बेसिस आपका ये हो गया प्रकृतिवादी सिद्धांत जिसे कहते हैं। दूसरा आपका हो गया पॉजिटिविस्ट थ्योरी। दूसरा थ्योरी कौन सी हो गई? इसको एक बात सुनो, इसको मानने वाले कौन थे? नेचुरलिस्टिक थ्योरी को मानने वाले थे ह्यूगो ग्रोसियस वेटर, लेकिन ह्यूगो ग्रोसियस का इस थ्योरी के में बड़ा नाम है। दूसरी थ्योरी थी आपकी पॉजिटिविस्ट थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी? पॉजिटिविस्ट थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? पॉजिटिविस्ट थ्योरी। कौन सी दूसरी थ्योरी है? पॉजिटिविस्ट थ्योरी। इसको मानने वाले थिंकर सोक जो बड़ा नाम है और मुख्य नाम है, ठीक है। तो पॉजिटिविस्ट थ्योरी इस सार्थकतावादी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसको हम सार्थकतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थकतावादी सिद्धांत। अभी इनकी सबकी डिटेल में चर्चा हम करने वाले हैं, ठीक है। एक थ्योरी आपकी सार्थकतावादी सिद्धांत भी हो गई, जिसे हम पॉजिटिविस्ट थ्योरी कहते हैं। तीसरी हो गई एक्लेक्टिक थ्योरी, ठीक है। कौन सी थ्योरी हो गई? तीसरी थ्योरी हो गई एक्लेक्टिक थ्योरी।
तीसरी थ्योरी है आपकी एक्लेक्टिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी? एक्लेक्टिक थ्योरी। एक्लेक्टिक थ्योरी जो है वो आपकी, इसको आगे प्रचार करने वाले लोगों में से जो नाम है प्रमुख, उसमें सबसे बड़ा नाम है आपका वेटल का। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी थ्योरी और है। कंसेंट थ्योरी जिसको मानने वाले थे एंजिलोटी, अक्सर आता है कंसेंट थ्योरी किससे रिलेटेड है? एंजिलोटी से। इसके बाद आपका ऑटो लिमिटेशन थ्योरी है, पैक्टा सेंट सर्वेंटा है। ठीक है, थ्योरी ऑफ राइट्स है, बहुत सारी थ्योरीज हैं। ठीक है, इसमें पैक्टा सेंट सर्वेंडा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। बोला कि अगर कोई मान लीजिए कि एग्रीमेंट दो स्टेट के बीच किया गया है तो उसको गुड फेथ में फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक है, ये जो पैक्टा सेंट का टर्म है इसमें यही बात हमें बोली जाती है। तो सबसे पहले आपका प्रकृतिवादी सिद्धांत, नेचुरलिस्टिक थ्योरी, पॉजिटिविस्ट थ्योरी जिसे सार्थकतावादी सिद्धांत भी कहते हैं, और एक्लेक्टिक थ्योरी जो है वो भी उन्हीं थ्योरियों में से एक तरीके से एक है। इसी को हम डिटेल में 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, तो एक बात को समझो कि कुछ सिद्धांत हैं जिनके ऊपर अंतरराष्ट्रीय विधि चलता है। मैंने क्या बोला? कुछ सिद्धांत भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनका बार बार अंतरराष्ट्रीय विधि यूज होगा। उसी में से पैक्टा सेंट सर्वेंडा क्या है? पैक्टा सेंट सर्वेंडा क्या है? पैक्टा सेंट सर्वेंडा, पैक्टा सेंट सर्वेंडा। इसको आगे लेकर जाने वालों में से बड़ा नाम था एंजिलोटी का। अक्सर पूछता है, किसका पूछता है? एंजिलोटी का ही नाम पूछ देगा, एंजिलोटी का। इनका ये मानना था कि अगर पैक्टा सेंट सर्वेंडा ये कहता है कि एग्रीमेंट्स इंटर्ड बाय द स्टेट, मैंने क्या बोला इसमें? बोला कि पैक्टा सेंट सर्वेंडा मींस एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू बाय द स्टेट्स मस्ट बी फॉलोड बाय गुड फेथ। यानी कि पैक्टा सेंट सर्वेंडा का मतलब ये कि अगर कोई एग्रीमेंट एक तरीके से है तो उसको गुड फेथ में ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो ये चीजें हमने, ये सारी बेसिस है अंतरराष्ट्रीय विधि का। इसके बाद प्यारे बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि साहब अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत क्या है? ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के स्रोत क्या है? अंतरराष्ट्रीय विधि के मुख्य स्रोत क्या है? इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बात हो रही है। सोर्सेज ऑफ सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मैंने क्या बोला? सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बातचीत हो रही है। किसकी बात हो रही है? सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बातचीत हो रही है। प्यारे बच्चों, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत क्या है। ठीक है ना? स्रोत क्या है? स्रोत माने किन 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 विषयों से अंतरराष्ट्रीय विधि का जो है उदय हुआ, विकास हुआ, वो कौन से नियम है जहां से हम अंतरराष्ट्रीय विधि को एक तरीके से लेकर आए, उस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोतों को हमने बेसिकली, अगर हम अपनी बात करें तो बेसिकली देयर आर सेवरल सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सबसे जो प्रमुख स्रोत है, डिटेल में हम थोड़ा जिक्र करके हम चल रहे हैं। अगर हम अपनी बात करें, सर व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सर आप किनको अंतरराष्ट्रीय विधि का स्रोत प्रमुख रूप से मानते हैं? तो हमारा ये मानना है कि अभिसमय, जिसे हम कन्वेंशन कहते हैं, जिसे अभिसमय, कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय विधि प्रमुख। ठीक है ना? मैंने क्या बोला? कन्वेंशंस, कन्वेंशंस अभिसमय जो है अंतरराष्ट्रीय विधि की एक प्रमुख स्रोत की तरह हमारे सामने है, जिन्हें हम अभिसमय भी कहते हैं। और इसके अलावा आपके कस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टम का स्थान तो कहने ही क्या, कस्टम एंड यूजेस, आपके अंतरराष्ट्रीय विधि में भी कस्टम का प्रमुख स्थान है। और हमारे लॉज में जो ऑर्डिनरी लॉ है उसमें भी कस्टम का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो कन्वेंशन भी अंतरराष्ट्रीय विधि का एक स्रोत है और कस्टम भी अंतरराष्ट्रीय विधि का स्रोत है। कस्टम माने रूढ़ी और इनका मतलब अभिसमय। ठीक है, इनका रूढ़ी और अभिसमय। इसमें इसका मतलब हो गया रूढ़ियां। इनको डिटेल में हम देखेंगे। तो अभिसमय, रूढ़ियां, रूढ़ियों के कई गुणधर्म होने, रूढ़ियों के कई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बेसिस पे जो है, जैसे रूढ़ी का निरंतर होना चाहिए, कंसिस्टेंस माने लगातार होना चाहिए,
ठीक है ना। तो जनरलिटी, समानता एक तरीके से होनी चाहिए। रूढ़ियों के बाद आपका जो है जनरल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल्स माने साधारण नियम। मैंने क्या बोला, जनरल प्रिंसिपल्स भी जो है एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय विधि के कई सारे हैं जिन पर डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। जनरल प्रिंसिपल्स यानी कि एक तरीके से साधारण नियम जो अंतरराष्ट्रीय विधि से संबंधित हैं, वो भी हमारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा और क्या क्या है, इसके अलावा संधि। ठीक है, मैंने क्या बोला, संधियां, जो ट्रीटीज है, ठीक है, वो भी हमारे अंतरराष्ट्रीय विधि का प्रमुख स्थान है। जुडिशियल डिसीजंस, सर क्या बात कर रहे हैं, जुडिशियल डिसीजंस का भी जो है स्थान है। मैंने कहा हाँ, तो क्या क्या, अभिसमय यानी कन्वेंशन यानी कस्टम, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द सिविलाइज्ड स्टेट्स, ये भी सोर्स है। और सर क्या सोर्स है, इसके अलावा आपके जुडिशियल डिसीजंस एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। क्या, जुडिशियल डिसीजंस एक तरीके से इंपॉर्टेंट सोर्स अंतरराष्ट्रीय विधि के हैं। और क्या है सर, और आपके प्यारे बच्चों टीचिंग। टीचिंग की क्या बात कर रहे हैं सर, हाँ बुक्स, वो बुक्स जो हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट्स की हैं, वो भी अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत के स्थान रखती हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, मैंने कहा हाँ, वो बुक्स जो एक तरीके से हम कहें टीचिंग्स, क्या बोले, टीचिंग्स। टीचिंग्स माने वो बुक्स जो बहुत ही हाईली ऑब्जर्व्ड, मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट की जो बुक्स हैं, उनको भी हम अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में रखते हैं। ठीक है, एक नाम आप बहुत सुनेंगे, देखो, कन्वेंशन, कस्टम, जनरल सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत, जो जो सिविलाइज्ड सभ्य राष्ट्र जिनका पालन करते हैं, न्यायिक निर्णय और टीचिंग। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा प्यारे बच्चों एक बड़ा एक वर्ड बार बार सुनते होंगे, एक्स एक्यू एट बोनो। एक वर्ड आप बार बार सुनते होंगे, एक्स एक्यू एट बोनो, यानी कि एक्स एक्यू एट बोनो। और इसके अलावा इसको, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्यू एट बोनो, एक्स एक्स एक्यू एट बोनो, ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, एक्स एक्यू एट बोनो। एक्स एक्यो एट बोनो एक ऐसा टर्म है जिसको अंतरराष्ट्रीय विधि में बहुत ही ज्यादा एक तरीके से स्थान मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरी बात को सुनो, कि अगर मान लीजिए किसी एक्स एक्यो बोनो का एक्स एक्यो एट बोनो का सर मतलब क्या है, इसका मतलब प्यारे बच्चों बेसिकली ये है कि मान लीजिए किसी मामले के निर्धारण में, किसी मामले विनिश्चय में पक्षकार इसके लिए सहमत है, ठीक है, तो फिर सुनीति और न्याय, एच एक्यूएट बोनो के आधार पर न्यायालय की शक्ति पर कोई प्रभाव प्रतिकूल एक तरीके से नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स एक्यूएट बोनो इज ऑल्सो इज द पार्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है ना, तो ये भी एक है सर। और क्या है, मतलब रिजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैंने क्या बोला, रिजोल्यूशन, बहुत सारे रिजोल्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं कि इतने सारे जो हैं सोर्सेज अंतरराष्ट्रीय विधि के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ यूएनओ, किसके रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इसको हम आपका क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशंस को भी स्रोत के रूप में रखते हैं, जिसमें इंटरनेशनल कन्वेंशंस यानी ट्रीटीज, इसका अभिसमय, संधियां जिसे कहते हैं। ठीक है, ट्रीटीज एक तरीके से हम कहते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, या ट्रीटीज जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कस्टम भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, कस्टम के अलावा आपका इंटरनेशनल कस्टम, इनमें भी बहुत डिवीजन है, बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, तो ये सारे केसेस हमारे सोर्सेस को डील करेंगे प्यारे बच्चों। और आगे की क्लास में हम रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ, यानी हमारे सामान्य विधियों और अंतरराष्ट्रीय विधियों का संबंध है, इसको समझने की हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उससे रिलेटेड करेंगे।
आज की क्लास में हमने सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय विधि कुछ बेसिक बातों पर डिस्कशन किया जो आपके एग्जाम और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से परिचय की तरफ बड़ी महत्व और हेल्पफुल हो सकती हैं। बाकी बात नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास के साथ ही हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, अपनी यात्रा सबसे पहले ह्यूगो ग्रोसियस से शुरू करी, फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, सॉरी इंटरनेशनल लॉ से। ठीक है, किससे? फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ से, जिनका ये मानना था कि सबसे पहले लॉ ऑफ द नेशंस, इसको विधि, अंतरराष्ट्रीय विधि को कहा जाता था। ह्यूगो ग्रोसियस ने अपनी एक बुक लिखी, लॉ ऑन द वॉर एंड पीस, जिसमें उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पर बड़ी गंभीर चर्चा करी और इसीलिए इनको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। 1625 की बात है, पहली है इसकी राष्ट्रीय विधियों को इकट्ठा करने की 1620 ह्यूगो ग्रोसियस के रूप में ही की गई। और बाद में इसको जो अंतरराष्ट्रीय विधि वर्ड क्वाइन किया वो जेरेमी बेंथम साहब ने किया। किसने किया? जेरेमी बेंथम साहब ने अंतरराष्ट्रीय विधि वर्ड क्वाइन किया, जिसको लेकर आगे बढ़े और जिसके डेवलपमेंट में विभिन्न विधि शास्त्रियों ने ढेरों काम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बातें सारी समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अंतरराष्ट्रीय विधि से संबंधित प्रमुख सिद्धांत उनको देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन चार्टर। क्या इंपॉर्टेंट है? यूनाइटेड नेशन चार्टर। तो यूनाइटेड नेशन चार्टर से आजकल सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स बन रहे हैं, उसको आपको जबरदस्त पकड़ रखनी होगी। 3 तरीके से अंतरराष्ट्रीय विधि सवाल बन सकते हैं, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ अंतरराष्ट्रीय विधि, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसके अलावा प्यारे बच्चों, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के अलावा आप ये कह सकते हैं जो प्रमुख राइटिंग्स हैं, प्रमुख केस लॉज इंटरनेशनल लॉ के हैं, उनसे भी हमारा सवाल अक्सर हमारे एग्जाम में बनता है। इस आधार पर जैसे कि सोर्सेज, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कवर करें।